हेलो बच्चों, मैं अरविंद सिंह आपको जो है आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा। मैं 15-20 मिनट में, ज़्यादा नहीं। ये वैसे तो फिजिक्स में जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो बोलते हैं लोग रोटेशनल मोशन में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत मतलब किसी भी बच्चे को उठा लो, बोलो भैया क्या कहते हैं कि जो है फिजिक्स का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक बताओ, तो बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में रोटेट ही करते रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसका स्टार्टिंग का थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा चीज़ें कि स्टार्टिंग क्या है चैप्टर का, ठीक। और उस पर हम एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कैसे निकालते हैं अपने को यही सीखना है, ठीक। नीट और जेई के लिहाज से अगर बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सेंटर ऑफ मास की बात है, ठीक है। तो पहले तो डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास होता क्या है। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? क्या होता है सेंटर ऑफ मास? तो ऐसे डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो डेफिनेशन तो ये बोली जाती है कि जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा मास हम कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा मास हम कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। नीट में याद रखना क्या करना अपने को, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालना सीखना है और कुछ नहीं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करा लूंगा, एकदम जो है चिंदी टाइप के होते हैं सब, ठीक। सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस कंसंट्रेट होकर सुनना है, ठीक है। जो आपको लिखना है वो आप पॉज करके लिख लेना। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तो हमने जो है डिसाइड कर ली कि भाई सेंटर ऑफ मास होता क्या है, जहां पे हम पूरा मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो मैं ज्यादा इधर उधर की चीजों की बात नहीं करूंगा। अगर हम लोग बात करें कि भाई इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। पहला कैटेगरी तो यह है कि कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दे रखे रहते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर दे रखा होता है और अपने को क्या करना होता है? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं, फिर उसको हम यूज करेंगे। मान लो 2 मासेस के लिए बता रहा हूं, फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे हम लोग, अलग अलग मासेस के लिए भी उसको हम जनरलाइज कर लेंगे, अगर ढेर सारे मासेस दे रखे होंगे तब भी। तो मान लो कि एक मास दे रखा है m1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और दूसरा मास दे रखा है m2 और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 और y2। z भी आ सकता है यार, इतना मत सोचो, ठीक है। z भी आ सकता है, तो x1 y1 z1 आ जाएगा, x2 y2 z2 आ जाएगा। अब अगर इसके सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट निकालना हो, भाई सेंटर ऑफ मास भी तो अगर आप x y कोऑर्डिनेट में m1 m2 रख रहे हो, मतलब ये बोर्ड का जो प्लेन है, इस प्लेन में अगर आप जो है इन दो मासेस को रख रहे हो तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो इसी प्लेन में होगा, ठीक है। तो अगर इसी प्लेन में होगा तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये सिंपल सा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। या 3 मासेस होंगे तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा, ठीक है। 4 मासेस होंगे तो ऐसे करते जाना, ठीक। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला होता है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। बोर्ड पे विजिबिलिटी, अच्छा मैं बड़ा लिखूंगा अपने आप ही, ठीक है, नहीं तो विजिबिलिटी हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो x कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका और y कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करना सीखेंगे क्योंकि इसी पे नीट में क्वेश्चन होते हैं। तो नीट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नीट में जो क्वेश्चंस होते हैं एकदम बेसिक पे होते हैं। अगर आपको जो है चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हैं तो क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक। तो मान लो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि आपसे कहा गया कि ये अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक। आपसे बोला गया मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का मास है। ये मैं छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ, छोटा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे आ जाएगा ना, ठीक है। फिर बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक, सब क्लियर होगा, ठीक है। तो मान लो ये 1 kg का मास है, इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के दे रखे हैं, मान लो 2 और 3। ये इस पॉइंट पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है। और एक दूसरा मास है
ये मान लो है 2 kg का, और इसके कोऑर्डिनेट मान लो कुछ भी यार 4 और 5, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो देखो 2-3 छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो छोटे ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है, छोटे ऑब्जेक्ट मतलब छोटू मतलब पॉइंट, ठीक है। तो इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही होगा, मतलब ये इसी प्लेन में आएगा, कहीं इनके बीच में होगा सेंटर ऑफ मास। बीच में मतलब एग्जैक्टली मिडवे, बात नहीं पकड़ लो, ठीक है। एग्जैक्टली मिडवे पे नहीं, एग्जैक्टली मिडवे पे नहीं होगा, कहीं होगा इन्हीं दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होगा, ठीक है। एक चीज ये याद रखनी है, क्या बोला मैंने कि दो मासेस अगर रखे हैं, ठीक, छोटे छोटे, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ मास उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होगा। दूसरी चीज ये होती है आपकी कि जो हैवी होता है उसके क्लोज होता है, ठीक, जो मास आपका हैवी होता है उसके ज्यादा क्लोज होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स को एलिमिनेट करने में कभी कभी काम आ जाता है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखो इसको मैं मान लेता हूं m1 और इसको मैं मान लेता हूं m2 और इसको मान लेता हूं x1 y1 और इसको मान लेता हूं x2 और y2, इसको और बड़ा लिख देता हूं मैं, ये है x1 और y1 और ये क्या है x2 और y2। तो अगर अब इस फॉर्मूले को हम यूज करें x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका m1 x1, तो मतलब m1 कितना है 1 kg और x1 कितना है 2, तो 1 × 2 प्लस m2 की अगर बात की जाए तो m2 कितना हो गया 2 kg और इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2। तो इसको सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, मेरी थोड़ी कमजोर है, ठीक है। तो 2 × 2 + 8 डिवाइडेड बाई 3 मतलब क्या आ गया 10/3, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया आपका, इसको m1 माना है हमने, तो 1 × y कोऑर्डिनेट इसका, तो 1 × y कोऑर्डिनेट आ गया 3 प्लस 2 kg इंटू इसका y कोऑर्डिनेट है 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2, 1 + 2 तो 3 × 1 = 3, 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा 13/3, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में भाई, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, तो ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना होता है। अब मान लो कि दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, आपसे बोला गया कि एक 3 मासेस का सिस्टम है, 3 मासेस का सिस्टम है, ठीक, इस तरीके से 3 मासेस का सिस्टम दे रखा है, कुछ भी ले लो, ये 1 kg दे रखा है, ये मान लो 2 kg दे रखा है और ये 3 kg दे रखा है। आपसे कहा जा रहा है ये जो कॉर्नर्स हैं इनसे मिला के जो ट्राइंगल बना है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक। और एक ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो फॉर्मूला तो यही लगाना है, हमने जो पढ़ा फॉर्मूला यही अप्लाई करना है सेंटर ऑफ मास के लिए, m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2, ठीक है। यहाँ 3 मासेस हैं तो m3 x3 ऊपर आ जाएगा और नीचे प्लस में m3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 मासेस का सिस्टम है। तो अब कहानी क्या है, समस्या क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको एकदम एक्सप्लिसिटली दे नहीं रखे हैं, मतलब क्लियरली इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं मेंशन है। तो अगर इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं मेंशन है तो हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं यार। तो देखो ये तो ओरिजिन पे रखा है, तो अगर ये ओरिजिन पे रखा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो इसके कोऑर्डिनेट की, तो साइड कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर ही तो होगी ना यार, ठीक है, ये क्या होगी 1 मीटर होगी। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा 1,0। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना मैं सिखा देता हूं अगर नहीं पता है आपको तो।
यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होते हैं, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया 60 डिग्री, और इससे हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो मतलब यहां से देखो दूसरे कलर की चौक यूज कर लेते हैं। ये जो साइड है यहां से यहां, ये कितना हो गया हाफ, ये एक था ना बच्चा, ठीक है, तो एक था तो ये कितना हो गया हाफ हो गया। अब अपने को चाहिए क्या, ये चाहिए ना भाई, देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट ये वाली हाइट ही तो होगी ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने को तो मिल गया, ये क्या है हाफ। वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं इस वाले ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में, मान लो ये O है, ये A है और ये B है और ये C है, तो ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC में अगर मैं tan 60 यूज करूं, ठीक है, तो ट्राइंगल में tan थीटा क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो AC क्या हो गया परपेंडिकुलर, और एंगल से लगी हुई साइड क्या होती है आपकी बेस। भैया देखो अनडिस्प्यूटेड जो है ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है, तो OA तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो tan 60 क्या हो जाएगा आपका AC अपॉन OC, तो AC ही तो y कोऑर्डिनेट है इसका, AC ही y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, AC क्या है इसका y कोऑर्डिनेट है। देखो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बता दी, इसलिए जो यूज होनी है यहाँ पे चीज मैं बता दूंगा आपको। तो आपका ये AC कैलकुलेट करना है, OC हमने देखा क्या है हाफ है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ इंटू tan 60। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, वो याद मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। tan 60 क्या होता है आपका √3, तो साइड क्या आ गई आपकी √3/2, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया √3/2। इससे हमने दो तीन चीजें सीखी हैं, ठीक, ये याद रखो, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, ठीक है, हाइट ही उस पॉइंट का क्या होगा, जो A है उस A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। और हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हाफ ऑफ द साइड था, अगर साइड है A लिख दिया 2 इंटू √3, ठीक है। तो जब भी आपको यूज करना हो तो ये चीज यूज कर सकते हैं कि अगर हाइट की बात की जाएगी तो √3a/2 होगा। किसका हाइट इक्विलेटरल, सबका नहीं लगा देना भैया, किसी भी तरह का ट्राइंगल आया तो जो है √3a/2 रट लिया, ठीक। रटना है तो कंडीशन भी याद रखनी होगी कि √3a/2, ठीक है। A क्या है साइड, अगर साइड 2 होती तो ये क्या हो जाता 2/2 इंटू √3, 2/2 मतलब 1, तो √3 हो जाता। मान लो अगर साइड 4 होती तो 4/2, 4/2 मतलब 2, ठीक है, तो 2√3, क्लियर। तो ये आप एक रिजल्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं। अब इसके इन तीनों पॉइंट्स के, तीनों मासेस के अपने को क्या मिल गए XY कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो XY कोऑर्डिनेट अगर मिल गए तो हम अब इस फॉर्मूले का यूज करके, कौन से फॉर्मूले का, ये m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका यूज करके हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। भाई इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो और इसको m3 मान लो, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे ना, ठीक है। पॉज करके इसको फटाफट सॉल्व कर लो। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सारा पार्ट तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक, सेंटर ऑफ मास निकालने का। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, छोटे छोटे मासेस दे रखे हैं और उनके x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। दूसरा जो नीट में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कभी कभी मासेस छोटे ही रहते हैं, ठीक है, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो उसकी पोजीशन को बताएगा, ठीक है। तो अगर पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला, अगर पोजीशन एकदम क्लियर पिक्चर रखो दिमाग में, एकदम क्रिस्टल क्लियर, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। वैसे ये अलग कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूं, फिर दोनों को मैं कंबाइन भी करके बता दूंगा। तो अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है
तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे चीज़ों को। मान लो एक क्वेश्चन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ सीखने जा रहे हैं हम लोग? अभी हमने इसके पहले क्या सीखा था कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं तो हम इनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर मान लो ये मास m1 है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो ये वाला जो वेक्टर होता है ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। जहां मास रखा है, जहां मास रखा है, ठीक है, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर मान लो दे रखा है r1। और मान लो कि भैया ये मास है m2, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा r2। यूजुअली ये i कैप जे कैप के कैप के टर्म में दे रखे होते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं पता i कैप जे कैप के कैप के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो है करना ये सिखा दूंगा, क्योंकि यहां जिसकी जरूरत है वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है सेंटर ऑफ मास के लिए है, ठीक है, फॉर्मूला। एक जगह मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अप्लाई करके दिखाता हूं और ये जो है क्वेश्चन इस तरह का नीट में पूछा भी गया है। ईयर तो मुझे नहीं याद है लेकिन जो है पूछा गया है। अभी 2-4-5 सालों के पुराना ही क्वेश्चन है ये। मान लो ये एक 1 kg का मास दे रखा है, ठीक है, 1 kg का मास दे रखा है। इसके पोजीशन वेक्टर क्या है? i कैप प्लस जे कैप। मान लो k कैप भी ले लेते हैं, चलो, ठीक है। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, डेमो में ही ऐसी चीज पढ़ा दी जा रही है, ठीक। ये है एक पोजीशन वेक्टर टाइप की चीज होती है, i कैप प्लस जे कैप k कैप। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा। और मान लो एक दूसरा मास है, ये मास है मान लो 2 kg का, और इसका जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है मान लीजिए i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। ये आपका क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। फॉर्मूला देखो ध्यान से, घूर के इसको देखना है। m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। और ये आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाना चाहिए, ठीक। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है ना, तो परमानेंट मेमोरी में जाना चाहिए, टेम्पररी में नहीं जाना चाहिए कि ये डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ये तो r1 दे रखा है, जो पोजीशन वेक्टर इसका दे रखा है यही तो r1 था, और ये क्या था? आपका r2 था, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया? m1 r1 मतलब 1 इंटू जो उसका पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप ये दे रखा है, प्लस अगर 2 की बात करें तो ये हो गया i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। भाई ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, प्लस अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो सब जगह 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई 3, ठीक। अब i को जोड़ दो, j को जोड़ दो, k को जोड़ दो, तो क्या आ गया? i कैप प्लस 2i कैप कितना हो गया? i कैप प्लस 2i कैप कितना हो गया? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4j कैप कितना हो गया? 5j कैप, और k कैप प्लस 6k कैप कितना हो गया? 7k कैप डिवाइडेड बाई 3। यही अपना आंसर हो गया। ऐसा ही चिंदी सा क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, एक बार देखोगे तो 2014-15 में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास अगर x और y कोऑर्डिनेट के टर्म में दे रखा हो तो भी अपने को समझ में आना चाहिए कैसे निकालना है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में अगर बात की जाए तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमने जो है सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो जरूरी तो है नहीं कि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस दे के उनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट पूछ लिए जाते हैं।
तो अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए जाते हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो है, ये जो आई कैप का कोफिशिएंट है वही क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और जे कैप का जो कोफिशिएंट है ये क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा ये क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है चीज सबको। अब छोटा सा एक टॉपिक इसी में और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कभी कभी बड़े ऑब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं और बड़े ऑब्जेक्ट्स का जो है सेंटर ऑफ मास आपसे पूछ लिया जाता है कि बड़े ऑब्जेक्ट्स का हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लार्ज ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हम उन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे, उन क्वेश्चंस को अपने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को अगर इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है मैं ये बताता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे बोला जा रहा है कि एक ये सर्कुलर चीज है और एक ये स्क्वायर है, ऐसे इन दोनों को ऐसे कांटेक्ट में रखा गया है और आपसे बोला गया है ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये इसका सेंटर है और ये वाली लाइन इसके सेंटर से भी होके जा रही है। सर्किल का सेंटर और जो स्क्वायर का सेंटर है ये दोनों क्या है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। बड़े ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, छोटे ऑब्जेक्ट्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, वो लोकेट करिए। तो अगर ये सर्किल है और यूनिफॉर्म है, ठीक है, नीड लेवल पे यूनिफॉर्म की बात करते हैं, डोंट वरी। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन का यूज होना शुरू हो जाएगा, तो वो उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है ये, तो इसका और यूनिफॉर्म है तो इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो वही सेंटर ऑफ मास अगर हो जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया ये और इसका सेंटर ऑफ मास हो गया ये। मान लो आपसे कहा जा रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो r है और इसकी जो साइड है ये भी क्या है, r है। इसकी रेडियस क्या है, r, और इसकी साइड भी है r। तो हम इन दो लार्ज ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, छोटे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और उनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। फिर अपना जो पुराना वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। बड़े ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, दो या तीन चार जितने भी दे रखे हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। फिर जो छोटे ऑब्जेक्ट्स वाला फॉर्मूला था m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे। लेकिन डबल कोट्स में अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये मेथड नहीं लगाना है। नीड लेवल पे यूनिफॉर्म ही पूछे जाते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो ये आपसे बोला गया था कि ओरिजिन है, तो इसका तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0 हो गया। ठीक है, और अगर बात की जाए कि इसके सेंटर की, तो इसके सेंटर की बात की जाए, देखो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, ये ओरिजिन है, मान लो ये ए है, तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस चाहिए ना। तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ये तो हो गई रेडियस, ये इसको यहां पे टच कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, रेडियस। तो रेडियस तो हो गया आर, तो यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये हो गया आर। और ये डिस्टेंस क्या होगी, साइड की आधी ना, तो ये डिस्टेंस अगर साइड की आधी होगी तो ये क्या हो गया, r/2। पूरा ये यहां से यहां तक अगर बात कर ली जाए तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, r/2। तो r और r/2 जोड़ दो तो कितना हो गया, 3r/2। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट यहां पे लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3r/2 और y कोऑर्डिनेट तो ये x एक्सिस पर ही है ना, तो x एक्सिस पर है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन में मास भी नहीं दे रखा था, इस क्वेश्चन में मास भी नहीं दे रखा था, लेकिन ये बोला गया कि ये 2D ऑब्जेक्ट्स हैं और यूनिफॉर्म है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, सेम मटेरियल मतलब जैसे स्टील का वो भी बना है, स्टील का वो भी बना है, कॉपर का बना है, कॉपर का ये बना है। क्या क्या था, यूनिफॉर्म पहली चीज तो ये, दूसरा सेम मटेरियल। ठीक है, तो सेम मटेरियल अगर है तो हमेशा याद रखो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा x सेंटर ऑफ मास, इसमें हमने पढ़ा था m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो जैसे हमारे घरों में खाने वाली प्लेट होती है, मान लो स्टील की दोनों बनी हुई है, ठीक है, थिकनेस उसमें मान लो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो अगर थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है
तो एक छोटी प्लेट लो और एक बड़ी प्लेट लो, ठीक, और दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो बड़ी वाली प्लेट का मास ज्यादा होगा और छोटी वाली प्लेट का मास क्या होगा, कम होगा ना। तो दोनों में डिफरेंस किसका आ गया, छोटी वाली का एरिया कम है, बड़ी वाली का एरिया ज्यादा है। मतलब अगर यूनिफॉर्म 2D ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसे यूनिफॉर्म 2D ऑब्जेक्ट, तो जो मास होगा वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, मास क्या होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वहां पे मास जो होगा वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बहरहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, इसमें मास की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, एरिया रख सकते हैं। तो देखो फॉर, बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं, यूनिफॉर्म 2D ऑब्जेक्ट्स, ठीक, याद होना चाहिए, फॉर यूनिफॉर्म 2D ऑब्जेक्ट्स M इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर, अरे एरिया की स्पेलिंग, ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करें तो यहां पे हम मास की जगह पे एरिया लिख सकते हैं, A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। मास की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एरिया रख सकते हैं, A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। यहां पे मास नहीं दे रखा था, लेकिन बोला क्या गया था,